जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ब्रिजपाल स्टडी सेंटर में। तो आइए देखते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका द्रव की अवस्थाएं। द्रव की अवस्थाएं। द्रव की अवस्थाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि द्रव्य क्या होता है आपका। द्रव्य द्रव्य वह होता है, वह पदार्थ है जिसमें आपका भार होता है, जिसमें भार होता है और जिसमें जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है और जिसका अनुभव हम करते हैं, जिसका अनुभव हम करते हैं द्रव्य कहलाता है। कुछ भी हो जिसमें भार होगा और जो स्थान घेरेगा और जिसका अनुभव भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि हवा है, तो हवा भी क्या है, इसका हम अनुभव भी कर सकते हैं, इसका भार भी होता है और इसका वो स्थान भी घेरता है। जैसे कि मार्कर है, तो मार्कर का कुछ ना कुछ वेट होगा, भार है, और यहाँ पे रख देंगे तो ये स्थान भी घेरेगा और इसका अनुभव भी कर सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं। तो ये क्या आपका द्रव्य है। तो द्रव्य आपका जिसका भार होगा, जो स्थान घेरेगा, जिसका अनुभव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। आते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं तो मुख्य रूप से आपकी तीन है, 1, 2 और 3। पहला है आपका ठोस, द्रव और गैस। अवस्थाएं मेन आपकी मुख्य है 3, लेकिन कहीं पर आपको मिल जाएगी आपको 5। एक है आपका प्लाज्मा और दूसरा आपका इसका भी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तो ये जो आपके दो हैं उतना कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी 3 है, ठोस, द्रव और गैस। आइए देख लेते हैं कि ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। चलिए देख लेते हैं ठोस। ठोस है तो ठोस किसे कहते हैं। ठोस पहली परिभाषा तो आपको पता होगा कि मान लेते हैं आपका कोई है ठोस, और ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास रखे होते हैं। जो कण होते हैं उनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है, दो कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, जिससे कि वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। उनके बीच में जो बल कार्य करता है उसे हम लोग बोलते हैं अंतराणविक बल। अंतराणविक बल, अंतराणविक बल। कहने का मतलब इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका अंतराणविक बल जो क्या होता है, बहुत ही प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। क्या कहलाते हैं आपके? ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। ठोस इसकी दूसरी परिभाषा वे है जिनका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है आपका, ठोस है। चेयर है यानी कि मेज जो है वो भी ठोस है। दीवार है आपकी, ये भी सब क्या है, ठोस है। ईंट हो गया, लकड़ी है, तो ये सब क्या है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। सब क्या हुआ आपके, ठोस। आते हैं देख लेते हैं द्रव। तो द्रव क्या होते हैं, जिनमें आपके जो कण होते हैं, कण क्या हो आपके, दूर दूर हो। कहने का मतलब इनका जो अंतराणविक बल यानी कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, उनका आकर्षण बल यानी कि जो आपका अंतराणविक बल होता है वो आपका इनके बीच में लगने वाला क्या होगा, आपका कम होगा, यानी कि दुर्बल होगा। तो क्या कहलाते हैं आपके, द्रव कहलाते हैं। यानी कि वो क्या होते हैं, आपके तरल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, द्रव कहलाते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा, आयतन निश्चित होगा, आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, लेकिन आकार यानी कि आकृति निश्चित ना हो, तो उसे हम बोलते हैं द्रव। क्या बोलते हैं, द्रव। जैसे कि मान लेते हैं आपका पानी हो गया यानी कि जल हो गया आपका, ठीक है, और तेल हो गया, तो ये सब है आप क्या आ जाते हैं, द्रव में आ जाते हैं। क्या होते हैं, द्रव। तो आगे देख लेते हैं गैस। गैस क्या होता है आपका, गैस। तो गैस के
यानी कि वे अणु यानी कि जो परमाणु जो होते हैं, परमाणु क्या होंगे आपके बहुत ही दूर दूर रखे होंगे। कहने का मतलब जो उनके बीच में दो परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है यानी कि अंतराणविक बल है, बहुत ही दुर्बल होता है, बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब है कि ना तो इनका आकार निश्चित होगा और ना इनका आयतन निश्चित होगा, दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? गैस कहलाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, जितनी भी सब गैसें हैं वो क्या होती है आपके? ये सब क्या है आपके? गैस होते हैं। तो आइए देख लेते हैं ठोस, द्रव और गैस। इनमें कभी कभी आपका अंतर पूछ लिया जाता है कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। आइए देख लेते हैं ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले तो आप पॉइंट लिख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट की ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस। यानी कि इनका आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित हो, उन्हें हम ठोस बोलते हैं। यानी कि इनका आयतन और आकार निश्चित होगा। इनका आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होगा, और इनका ना तो आयतन निश्चित होगा और न ही आकार निश्चित होगा। दूसरा जाते हैं अंतराणविक बल जो होता है इनका अधिक होता है, प्रबल होता है, इनका दुर्बल होता है, और इसका इन सबसे क्या होता है? सबसे दुर्बल होता है, यानी कि सबसे कम होता है। आगे आते हैं तीसरा पॉइंट है अगला। तो ठोस का जो आपका ठोस आपके जो होते हैं उनका घनत्व तो क्या होता है आपका? अधिक होता है, क्योंकि घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इनका द्रव्यमान क्या होगा? आपका अधिक होगा, इनका कम होगा, और गैस का क्या होगा? उससे भी कम होगा। तो इनका घनत्व अधिक होगा, इसका कम होगा, इसका सबसे कम हो जाए। और चौथा नंबर मान लेते हैं पॉइंट इसका कि उदाहरण देते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया आपका, बोर्ड हो गया, मेज हो गया है, ईंट हो गया, दीवार हो गया, तो ठोस हो गए। द्रव जैसे कि आप लिख देते हैं 2-3 एग्जांपल कि पानी है, तेल है, ये सब आपके द्रव होते हैं। और गैस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है आपकी? गैस है। तो ये आ जाएंगे द्रव की अवस्थाओं के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे। अब आ जाते हैं कि इनकी ठोस, द्रव और गैस में अंतर देखिए। अब आगे देख लेते हैं पॉइंट आपका पूछ लिया जाता है गलनांक, गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक क्या होता है? सबसे पहले गलनांक तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ गलने लगती है, गलने लगती है, यानी कि पिघलने लगती है। कहने का मतलब जब ठोस पदार्थ किस में बदल जाता है आपका? द्रव में बदल जाए। किस में बदल जाए? ठोस है द्रव में बदल जाता है, तो उस ताप को हम लोग बोलते हैं गलनांक। और ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं इसको? गलन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वथनांक, यानी कि पहले देख लेते हैं गलनांक क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपका क्या है? आपका ये आपका बर्फ है, ठीक है। तो बर्फ को जैसे ही थोड़ा सा हम गर्म करेंगे तो बर्फ किस में बदल जाता है आपका? ये पानी में बदल जाएगा, यानी कि जल में बदल जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगा आपका? गलनांक। देखा होगा कि जो घी होता है, ठंडी चल रही है तो क्या होता है? जम जाता है। जैसे उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है आपका? ये द्रव में बदल जाता है। तो वो क्रिया क्या कहलाएगा आपका? गलनांक कहलाता है। ताप गलनांक, और एक क्रिया क्या कहलाएगी आपकी? गलन कहलाएगी। आइए देखते हैं आगे क्वथनांक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वथनांक। तो वह ताप होता है क्वथनांक। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव की अवस्था किससे बदल जाए? वाष्प की अवस्था में बदल जाए। कहने का मतलब है द्रव किसमें बदल जाए आपका? वाष्प में बदल जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। या फिर वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की वाष्प पदार्थ, यानी कोई किसी पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है, पदार्थ का वाष्प दाब, पदार्थ का वाष्प दाब किसके? वायुमंडलीय
दाब के बराबर हो जाता है तो आपका कहलाता है क्वथनांक। यानी कि ये जो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, आपका वायुमंडलीय वाष्प दाब के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, उस दाब को क्वथनांक बोलते हैं। और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्वथन। क्या बोलते हैं, क्वथन कहते हैं। तो ये है आपका गलनांक और क्वथनांक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, हाँ अगला पॉइंट है आपका संघनन। संघनन, संघनन। चलिए देखते हैं संघनन क्या होता है। तो संघनन क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई वाष्प जो है, वाष्प द्रव में बदल जाए। किस में बदल जाए, आपका द्रव में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, उसे हम बोलते हैं संघनन। यानी कि देखा होगा कि जब आप लोग खाना बनाया है तो खाना बनाने के बाद जब एक ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया जाता है तो उसमें आपका क्या जम जाता है, वाष्प। और वाष्प को जब ऐसे उठा कर रख देते हैं तो कुछ समय के बाद जो वाष्प होता है किस में बदल जाता है, आपका द्रव में, यानी कि पानी में बदल जाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है, आपका संघनन। क्या कहलाता है, आपका संघनन कहलाता है। इसके बाद आ जाते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस की अवस्था में बदल जाए, सीधे गैस में बदल जाए, या फिर गैस की अवस्था में बदल जाए, तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। कहने का मतलब ठोस किसी में बदल जाए, डायरेक्ट गैस में बदले, ना कि द्रव में। ठोस से द्रव और गैस में नहीं, बल्कि ठोस आपका सीधे गैस में बदल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कपूर। देखा होगा कि जब कपूर को जलाते हैं तो कपूर क्या होता है, ठोस होता है। कपूर को जब जलाते हैं तो सीधे किस में बदल जाता है, आपका गैस में, यानी कि गैस में उनके आपका उड़ जाता है ना। जैसे कि मान लेते हैं ठोस, अगर हम ले लेंगे ठोस आयोडीन, तो जो ठोस आयोडीन होता है जब उसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो भी क्या होता है, आपका गैस में बदल जाता है। तो ये है आपका ऊर्ध्वपातन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आ जाते हैं गैस का नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं गैस का नियम। गैस का नियम, गैस का नियम, गैस का नियम। ठीक है, तो गैस का नियम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो गैस के नियम चार्ल्स हैं, और आपके बायल हैं, और आवोगाद्रो है, गै-लुसैक है। तो इन सब ने अपना अलग अलग नियम दिया है, इन सबको हम लोग बोलते हैं गैस का नियम। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें बायल का नियम। बायल का नियम, बायल का नियम। चलिए देख लेते हैं कि बायल का नियम होता क्या है ना। तो देखते हैं बायल का नियम है। तो एक वैज्ञानिक है आपके, यानी कि साइंस किए हुए, जिनका नाम था रॉबर्ट बायल। तो रॉबर्ट बायल ने सन 1622 ईस्वी में जो है दाब और आयतन पर एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायल का नियम कहते हैं। तो रॉबर्ट बायल ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब जो है, निश्चित मात्रा का दाब उसके यानी कि गैस उसके
किसी निश्चित मात्रा का दाब उसके यानी कि आयतन है, यानी कि दाब जो है उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो आपका निश्चित मात्रा का जो आयतन होगा उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। निश्चित मात्रा का जो आपका निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बॉयल का नियम कहते हैं। कहने का मतलब V प्रोपोर्शनल 1/P। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। V यानी कि वॉल्यूम, P यानी कि प्रेशर है, तो वॉल्यूम आयतन और P क्या आपका दाब, तो V प्रोपोर्शनल 1/P, यही क्या आपका बॉयल का नियम। प्रोपोर्शनल का साइन देगा तो एक आपका नियतांक आ जाएगा, स्थिरांक आ जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं K, तो K इंटू 1/P यानी क्या जाएगा K/P। क्रॉस मल्टीप्लाई के जब गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा PV बराबर K, PV बराबर K। अगर हमें इसका दूसरा नियम बताना है तो यहीं से दूसरी परिभाषा भी यहाँ से निकल आएगा। दाब किसी गैस का दाब और उसके आयतन का जो गुणनफल है क्या होता है कि स्थिरांक होता है या फिर एक नियतांक होता है, तो ये भी आपका दूसरा बन जाएगा सूत्र। मान लेते किसी गैस का अगर आयतन निकला, अगर आयतन V1 उसका दाब P1 है और कुछ समय के बाद उसका आयतन कितना हो जाए V2 और P2 हो जाए, तो अब जो है उसका जो दाब और आयतन जो हो जाएगा वो P1 V1 बराबर है P2 V2 बराबर क्या जाएगा आपका K हो जाएगा। ठीक, तो यह है आपका बॉयल का नियम। चलिए देख लेते हैं आगे चार्ल्स का नियम है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं चार्ल्स का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके सब ये चार्ल्स का नियम। चलिए देख लेते हैं चार्ल्स का नियम। हाँ, चार्ल्स का नियम देख लेते हैं। तो चार्ल्स का नियम क्या होता है देख लेते हैं। तो जे चार्ल्स ने सन 1787 जे चार्ल्स ने सन 1787 ईस्वी में, सन 1787 ईस्वी में दाब और स्थिर दाब पर आयतन और ताप के बीच में एक संबंध दिया जिसे हम लोग चार्ल्स का नियम कहते हैं। 1787 में क्या दिया इन्होंने बताया कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है। कहने का मतलब है V प्रोपोर्शनलिटी। तो V प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा यानी कि अनुक्रमान यानी कि पाती का चिन्ह हटेगा तो वहां पे एक नियतांक का जाएगा K, तो V इक्वल टू क्या जाएगा K T, तो T को इधर भेज देंगे तो V अपान T इक्वल टू क्या जाएगा K। या फिर मान लेते हैं अगर किसी स्थिर दाब पर है किसी गैस का आयतन V1 और ताप T1 और कुछ समय के बाद आयतन V2 और ताप T2 हो जाए तो उनका जो आपका जो इसमें चार्ल्स के नियम के अनुसार आपका ये बन जाएगा V1 अपान T1 बराबर है V2 अपान T2 इक्वल टू K। ये भी आपका बन जाएगा फॉर्मूला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका चार्ल्स का नियम। आगे आ जाते हैं, इसमें के बाद है हमें गै-लुसाक का नियम। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसको रेज करते हैं। अब हम गै-लुसाक का नियम, गै-लुसाक का नियम, गै-लुसाक का नियम देख लेते हैं। गै-लुसाक का स्थिर आयतन पर, चलिए देख लेते हैं गै-लुसाक का नियम क्या होता है आपका।
हाँ, हम बदल जा रहे थे गेलुसैक का नियम। तो गेलुसैक ने बताया कि स्थिर आयतन पर किसी गैस स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा पर दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर किसी गैस का जो निश्चित मात्रा पर यानी कि जो दाब होगा वो क्या होगा, परम ताप के समानुपाती होगा। कहने का मतलब है P प्रोपोर्शनल T, या फिर P इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो वहां पे नियतांक आ जाएगा KT, या फिर P अपॉन T इक्वल टू क्या आ जाएगा K। अगर स्थिर आयतन पर मान लेते हैं किसी गैस का जो दाब होगा वो P1 है और वह ताप क्या होगा आपका T1 हो, और कुछ समय के बाद उसका दाब P2 और ताप T2 हो जाए तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा P1 T1 अपॉन P2 T2 इक्वल टू K। तो ये तो आ जाएगा आपका गेलुसैक का नियम। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नियम है आपका आवोगाद्रो का नियम। चलिए देखते हैं आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। तो सन 1811 ईस्वी में आवोगाद्रो ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हमें आवोगाद्रो का नियम कहते हैं। चलिए, तो आवोगाद्रो ने बताया कि आयतन होता है किसी आयतन, तो देखते हैं। हाँ, तो आवोगाद्रो का नियम सन 1811 ईस्वी में आवोगाद्रो ने बताया कि किसी गैस का जो आपका किसी गैस का आयतन है, गैस का आयतन किसी गैस का आयतन निश्चित या फिर स्थिर ताप व दाब, स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों या अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवोगाद्रो ने बताया कि स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस का जो आयतन होता है उसके मोलों या अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि V प्रोपोर्शनल है, एंड V आपका आयतन है और इनके आपका अणुओं की संख्या। तो V इक्वल टू क्या जाएगा आपका Kn, यानी कि इसका जब साइन हटेगा प्रोपोर्शन का तो वहां पे नियतांक आ जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं K। तो इसको इधर भेज देंगे हमें, तो V अपॉन N इक्वल टू क्या जाएगा या फिर K। तो N क्या है, मोलों की संख्या है। N क्या है आपका, मोलों की संख्या या फिर अणुओं की संख्या, और N बराबर आपका होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यानी कि भार बटे अणुभार। ये क्या होता है आपका, मोलों की संख्या। तो आवोगाद्रो का नियम हो गया। अब देख लेते हैं आदर्श गैस समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। आदर्श गैस समीकरण। चलिए देख लेते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है आपका। आदर्श गैस समीकरण, तो दाब, ताप व आयतन, दाब, ताप व आयतन, इन तीनों पर उन्होंने एक
समीकरण प्रस्तुत किया जिसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। दाब, ताप व आयतन से बने समीकरण को हम लोग आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। चलिए देख लेते हैं आदर्श गैस समीकरण। अब आ जाते हैं आदर्श गैस समीकरण का व्यंजक। काफी बार पूछा जाता है आपका, और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, लेकिन सवाल भी पूछे जाते हैं इनसे। आदर्श गैस समीकरण का व्यंजक तो लिख लेते हैं हम बायल चार्ल्स, इसमें आपका आएगा आपका तो 3 है आपके बायल चार्ल्स और आवोगाद्रो नियम। इन तीनों से ही आपके आदर्श गैस समीकरण का निगमन हुआ यानी कि निर्माण हुआ है। लिख लेते हैं हमें बायल के नियमानुसार बायल का नियम अभी हमने आपको बताया था कि V प्रोपोर्शनल 1/p, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं चार्ल्स के नियमानुसार चार्ल्स का जो नियम होता है वो V प्रोपोर्शनल T, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड यानी कि समीकरण 2। इसके बाद आ जाते हैं आवोगाद्रो के नियमानुसार या फिर नियम से। और आवोगाद्रो का नियम बताया था जो आयतन होता है उसके अणुओं की संख्या के अनुपातिक होता है, इसको मानेंगे समीकरण 3। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। तो तीनों में देखेंगे LHS यानी कि V है आपका, तो V प्रोपोर्शनल क्या जाएगा आपका 1/p × T × N। तो कहने का मतलब आपका बन जाएगा ये NT/P। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो देखिएगा यहाँ पे जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो वहां पे एक नियतांक आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं R, NT/P। R क्या है आपका एक स्थिरांक है जिससे हम लोग बोलते हैं गैस नियतांक या फिर गैस स्थिरांक कहते हैं, जिसे गैस स्थिरांक कहते हैं। तो आपका 3 गुणा कर देंगे यहाँ पे आपका, तो यह जाएगा आपका ये PV बराबर क्या जाएगा आपका ये nRT। यह है आपका आदर्श गैस समीकरण, जहां पर P क्या है आपका दाब है, V क्या है आपका आयतन है, N क्या है आपका मोलों या अणुओं की संख्या, R आपका गैस स्थिरांक है, T आपका परम ताप यानी कि ताप है आपका। ठीक है, अगर हमें इसको बताना है, इसका मान लेते हैं R आपका R बराबर क्या जाएगा आपका ये PV/NT। अगर हमें इसको बताना है, क्या बताना है गैस नियतांक का मात्रक, तो P क्या होता है आपका दाब का मतलब क्या होता है आपका आयतन, क्या होता है आपका वायुमंडल यानी कि वायुमंडल एटमॉस्फेयर यानी कि एटीएम इसको शॉर्ट में कहते हैं। और V क्या आपका आयतन, और आयतन किसमें होता है आपका लीटर, तो वायुमंडल या फिर लीटर वायुमंडल आ जाएगा। अपन N क्या होता है आपका मोल होते हैं, और T क्या होता है ताप होता है, ताप का मतलब क्या होता है आपका केल्विन। तो लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन, ये किसका मात्रक आ जाएगा आपका R का मात्रक हो जाएगा। और R का मान है P बराबर, अगर हमें P बराबर 1 लीटर और V बराबर 22.4 P बराबर 1 ATM वायुमंडल, V बराबर 22.4 लीटर और N बराबर 1 और T बराबर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब 273 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलने के लिए 273 क्या कर देते हैं जोड़ देंगे। अगर ये हम मान यहाँ पे उठा के रख देंगे तो R का जो मान आएगा वो 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन होगा। यह है आपका आदर्श गैस समीकरण का व्यंजक। चलिए इसके आगे थोड़ा सा और बचा हुआ तो इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। शुभ रात्रि।